क्या आपको लगता है इस तरीके से वोल्केनिक इरेप्शन हो गया या तो हॉट लेक वाटर हो गया या एसिडिक वाटर सॉल्टी वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा? हाँ, आर्किया एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस में इतना हॉट बॉइलिंग वाटर होता है उसके अंदर जिंदा रहता है, हाईली सॉल्टी कंडीशंस में भी रहता है, एसिडिक नेचुरल कंडीशंस में भी रहता है, जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। देखने के लिए तो वो है यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट जैसे उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए पहले उसको प्रोकैरियोटिक के अंदर डाला गया था। लेकिन उनकी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने की जो कैपेसिटी है जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया वहां से पता लगा नहीं, वो उनकी बॉडी कंस्ट्रक्शंस तो है प्रोकैरियोटिक जैसे, लेकिन उनके जो डीएनए के लेवल में जो चेंजेस है कुछ अलग है। एंड कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है जो ह्यूमन मतलब कि हम लोग जैसे यूकैरियोट्स होते हैं हमारे साथ भी मिलता जुलता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे आर्किया की जनरल फीचर, कौन सी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनको प्रोकैरियोट से अलग करता है यानी कि बैक्टीरिया से अलग करता है, एंड कौन सी ऐसा सिमिलरिटीज है वो हमारे यूकैरियोटिक से मिलता जुलता है, एंड उनकी स्पेशल कैरेक्टर ऐसा क्या है जिस वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहता है। तो उनकी न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह रहा है, इसका मतलब है कि खाना वाना भी कुछ अलग होना चाहिए, एंड उनकी रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड आर्किया के ऊपर जब रिसर्च हो रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें है क्योंकि आपको अभी आप सोच रहे होंगे एनवायरनमेंट की टेम्परेचर कैसे हर साल बढ़ रहा है, हर साल लोग बोलते हैं इस साल गर्मी ज़्यादा हो रहा है, नहीं, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि आर्किया से कुछ जिंदा रहने की जो फॉर्मूला है मिल जाएगा, हम भी ऐसे अडेप्टेशन कर लेंगे, ऐसा जीन में बदलाव लाएंगे रिसर्च करने के बाद कि हम भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट यानी कि हायर टेम्परेचर में भी जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। आज रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो ना तो आगे की ओर सोचिए कि आप लैब में रिसर्च कर रहे हो और क्या आप ऊपर रिसर्च करना चाहिए, किस तरीके से ये इस तरीके से हार्शी एनवायरनमेंट में जिंदा रहता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी स्ट्रक्चर के बारे में आर्किया की स्ट्रक्चर देखेंगे। आर्किया को सबसे पहले जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हुआ था, कैरोलस लिनास ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक था किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम मोनेरा के बाद था प्रोटिस्टा, फिर फॉन्जाई, एनिमलिया एंड प्लांटी, प्लांटी एनिमलिया ऐसे करके था। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है कि उनकी सेल में ऐसा कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका प्रोटिस्टा हो जाएगा, फॉन्जाई, एनिमलिया, प्लांटी, ये सारे जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, इनका अंदर एक न्यूक्लियस करके एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हुए एंड कोई सारे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये हो गया चीजें जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था। उसके बाद आई कि आर्किया के बारे में। आर्किया उसको हम प्रोकैरियोटिक के अंदर डाले थे, क्यों? क्योंकि वो भी यूनिसेलुलर है और उनका खुद का ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन वो जब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रह रहा था वहां से सवाल आई ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद उनकी डीएनए में मतलब कि जो रिसर्च है उनके डीएनए के ऊपर हुआ है ना, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हुआ, उनकी सेल वॉल के अंदर हुआ। तो उसके बाद पता लगा कि उसके उनकी कुछ कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि यूकैरियोटिक के साथ मिलता जुलता है। पहले से तो प्रोकैरियोटिक के अंदर यानी कि मोनेरा के अंदर तो था, फिर देखा कि वो एक बीच वाला कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, इसलिए उसके बाद आई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कार्ल गूज ने दिए थे। उन्होंने 16 ऐसे RNA के आधार पे ये चीज किए थे। ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है, याद रखिए। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो सेल वॉल, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीजें के ऊपर हुआ था। RS व्हिटेकर ने दिए थे। कार्ल गूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जहाँ पे उन्होंने पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में बांटा। ठीक है, सबसे ऊपर जो है डोमेन है। ठीक है, अच्छा, तो उनमें से एक बैक्टीरिया यानी कि जो मोनेरा, किंगडम मोनेरा आ गया, एंड आर्किया एंड यूकैरिया। यूकैरियोटिक में सारे यूकैरियोट्स आ जाएंगे यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया वो आ जाएंगे, एंड बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा के अंदर आएगा। एंड ये एक स्पेशल है, कौन? आर्किया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीजें बारे में बात कर लेंगे। आर्किया की कौन सी ऐसा चीजें है
तो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर देखेंगे कि देखिए बैक्टीरिया, तो ये क्या होगा, किंगडम मोनेरा, मतलब कि आरएस फिटेगर की किंगडम मोनेरा में आ जाएगा। फिर बात करेंगे यूकैरिया, जिसमें प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमलिया, प्लांटी आ जाएंगे। ये स्पेशल हो गया। क्लियर हुआ आपको चीजें ये ट्री। अच्छा, अब हम थोड़ा बात करेंगे कि आर्किया प्रोकैरियोटिक जैसे हैं, क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर है एंड उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, एंड इसमें सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, ये सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन जब हम उनकी सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, जब हम उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, वहीं पे थोड़े मॉडिफिकेशन है, उसको देखिए, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो होता है यूनिक सेल वॉल है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, जो कि बैक्टीरिया में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। बैक्टीरिया एंड आर्किया के बीच में, या आपको दे सकता है कि मोनेरा एंड आर्किया के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। द सेल मेम्ब्रेन हैव लिंक्ड लिपिड इंस्टेड ऑफ द ईस्टर, मतलब कि जो ईथर लिंक्ड होता है ईस्टर की बजाय। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। देखिए, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, ये तो आपको पता है। ये जो होते हैं मतलब कि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब कि वाटर के कांटेक्ट में आ पाएंगे, कौन, हेड। तो इसलिए कि सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है, वाटर है, सेल के आउटसाइड में भी वाटर है, तो इसलिए हेड वाले दोनों जो होते हैं आउटर सरफेस में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, ये दोनों हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो बीच में ऐसे रहते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे जब हम ये फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, तो क्या होता है ना, एक्चुअली मतलब कि ट्राइग्लिसराइड्स होता है ना। तो इसे इस तरीके से फैटी एसिड्स, ग्लिसरीन के साथ 3 फैटी एसिड चेन जुड़ता है इस तरीके से। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और एक बार बता देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये जो स्ट्रक्चर आप बना रही हो, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये इनके नाम होता है, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ग्लिसरीन रहता है, ग्लिसरल रहता है, इस ग्लिसरल के साथ 3 फैटी एसिड चेन रहता है, फैटी एसिड चेन 1, फैटी एसिड 2, 3। फैटी एसिड मतलब कि उनमें से 2 फैटी एसिड चेन रहेगा, उसको हम ग्लिसरल लिख देती हूँ, 2 फैटी एसिड चेन रहेगा, एक रिप्लेस होकर वहीं पे फॉस्फेट आके जुड़ जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो है जनरल लिपिड की स्ट्रक्चर है। जैसे हम अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। आप जब आगे चलकर देखोगे अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, यानी कि 12th में भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी कोई भी एक मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर रहता है ना, ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसलिए ये नॉर्मल लिपिड की स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है उनमें 3 मतलब कि फैटी एसिड चेन ना रहकर 2 है, एंड और एक जो उसको बैलेंस भी करना है ना, एक फैटी एसिड की जगह में फॉस्फेट है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो लिपिड की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है फॉस्फेट आप देख सकते हो, ये ना, ये 2, ये फैटी एसिड चेन, ये एक फैटी एसिड चेन, ये है ग्लिसरल, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईथर लिंकेज है और इधर जो है ईस्टर लिंकेज है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ये एक एमसीक्यू है, चाहे किसी भी एंट्रेंस के लिए, चाहे बीडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, गेट की या नेट की, ठीक है। तो ये सारे में ये आपको दिखने को मिलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन हैव ईथर लिंक्ड लिपिड इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिपिड फाउंड। तो बैक्टीरिया में जो होता है ईस्टर होता है, ठीक है, ईस्टर जो होता है बैक्टीरिया में होता है, लेकिन इसमें तो आपको ईथर लिंकेज दिखने को मिलेगा। क्लियर हुआ आपको चीजें, कि मैंने आपको सिंपल से टर्म में बताई, जो ग्लिसरल होता है, ग्लिसरल के साथ 2 फैटी एसिड चेन जुड़ता है, उसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ता है। तो ग्लिसरल यहाँ पे लिंकेज जो होता है ईथर होता है, ईस्टर नहीं। क्लियर हुआ। उसके बाद उनकी सेल वॉल के बारे में हमने देखा, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट नहीं है, ये उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन है। क्लियर हुआ। अच्छा, आर्किया शेयर सम जेनेटिक फीचर जो कि यूकैरियोटिक जैसे होता है। फिर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। एक्चुअली क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए में, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, एंड उनके डीएनए में क्या है ना, आपकी कोई भी हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि छोटू सा डीएनए है, उसको रैपिंग करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मतलब यूकैरियोट्स होते हैं, हमारा एकदम लंबे डीएनए है, ठीक है। इतना लंबे डीएनए को हम क्या करते हैं, उसको लिपटा के रखते हैं। जैसे जो सिलाई करने के लिए धागा होता है ना, थ्रेड होता है, वो ऐसे बंडल में रहता है। हम भी हमारे जो बॉडी में डीएनए में ऐसे रहता है।
उसको जैसे किसके ऊपर रैपिंग करोगे, तो एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो आसानी से वो रैपिंग हो जाता है। लेकिन उनका तो छोटू सा डीएनए है, कोई ज़रूरत नहीं है किसके लिए? रैपिंग करने के लिए, तो हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे डीएनए में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशंस कोड किया है एक्सोन, एंड कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, उसको हम इंट्रोन कहते हैं। ठीक है, इंट्रोन कहते हैं। इनमें इंट्रोन एब्सेंट होता है, नो इंट्रोन इनमें, कि कुछ भी इंट्रोन, मतलब कि बॉडी तो एक ही सेल से बनी हुई है, सारे काम वही एक ही सेल से करवानी है, उसके ऊपर इतना टेंशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इंट्रोन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आर्किया में देखोगे हिस्टोन तो नहीं है, लेकिन इंट्रोन्स प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? ये थोड़ी सी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, बैक्टीरिया जैसे होता है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियड्स, हाँ, उनके डीएनए को, मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके डीएनए को न्यूक्लियॉइड्स कहते हैं, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियॉइड्स कहते हैं। इनमें भी वही न्यूक्लियॉइड प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम की बात करेंगे, मतलब कि यूकैरियोटिक में 80s होता है, उनमें 70s होता है। प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट होता है, एंड फ्लाजेला है ना, फ्लाजेला जो होता है मूवमेंट में हेल्प करेगा। पिल्ली जो होता है अटैचमेंट में हेल्प करता है। पिल्ली एंड फ्लाजेला, इसके बारे में पूछा जाता है कि किनकी फंक्शन क्या है। पिल्ली याद रखिए अटैचमेंट में, और ठीक है कनेक्शंस में, इंट्रैक्शंस में हेल्प करता है। फ्लाजेला मूवमेंट में हेल्प करता है। जो पिक्चर हमने देखा यहाँ पे, पहला पिक्चर, उनमें इस तरीके से रहता है ना। ये फ्लाजेला आप देख सकते हो, इतने लंबे लंबे हेयर है ना, और ये पिल्ली इस तरीके से होता है पहले। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, ये थोड़ा उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सो डोमेन आर्किया प्रोकैरियोटिक है, बट जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे हॉट वाटर में, सॉल्ट लेक में, एनारोबिक एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं वहीं पे होगा, तो उनमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होता है एब्सेंट होता है। स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन और एस लेयर प्रेजेंट होता है। एक ये आपको क्या एब्सेंट है क्या प्रेजेंट है, ये आपको पता होना जरूरी है। में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिक लिपिड रहता है, जिसमें ईथर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ईस्टर बॉन्ड किस में होता है? बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा में होता है, इनमें ईथर होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मैकेनिज्म यूकैरियोटिक जैसे होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एंड साथ ही साथ इंट्रोन भी पाया जाता है। वो एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों वे में रेस्पिरेशन कर पाएगा, मतलब चलता है। एंड मिथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट लविंग होते हैं, हीट लविंग में, ठीक है ना, उनके पास रेजिस्टेंस है। रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, न्यूट्रिशंस के बारे में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मान लीजिए सिर्फ न्यूट्रिशन आपको आ गया ना आर्किया की, तो न्यूट्रिशन उनका वेराइटी आपको दिखने को मिलेगा। हम लोग जैसे क्या होते हैं, हम ऑटोट्रॉफ होते हैं क्या? नहीं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे किचन रूम में मम्मी को क्या करते हैं? नहीं, वो खाना पकाते हैं। पकाते मतलब कि कुकिंग करते हैं। तो आप दाल चावल वो सारे प्लांट की प्रोडक्ट होता है, या तो नहीं कुछ एनिमल प्रोडक्ट, फिश हो गया, मीट हो गया, या एग हो गया, वो एनिमल प्रोडक्ट उसको लाके करते हैं। लेकिन प्लांट के ऐसा कुछ किचन रूम होता है क्या? दूसरे प्लांट से कुछ ऐसा नहीं है, या एनिमल से ऐसा नहीं है। तो हम लोग का कि फिक्स रहता है, लेकिन उन लोगों का वेराइटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक कुछ आर्किया होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होता है। जब वो ट्रॉफ वर्ड आएगा, न्यूट्रिशन, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो एक एक करके हम उनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, खुद का खाना तो खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक हम जब बोलते हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी बनाने की सोर्स क्या है? क्या लाइट सोर्स है, सनलाइट को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है, या केमिकल्स? केमिकल्स बोलेंगे तो जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन मीथेन उससे बनाते हैं। ठीक है, जब लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके खाना बनाएंगे तो हम उसको फोटोऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जब लाइट एनर्जी के अलावा जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके खाना बनाते हैं, हम उसको केमोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जो कि फर्मेंटेशन या अनएरोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं। देखिए, एक होता है मिथेनोजेनेसिस। जेनेसिस का टर्म का मतलब होता है कि फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, मीथेन कैसे प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलने के बाद उसको हम बैलेंस कर लेंगे तो मीथेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो गोबर गैस होता है ना,
ना, गोबर की गैस बनाते हैं, स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। और जो काव डंग होता है वहीं पे उसके अंदर मीथेन प्रोड्यूस होता है और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कुछ लोग कुकिंग करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। बायोगैस प्लांट आपने पढ़ा होगा 12th में। नहीं तो आप में से कुछ बच्चे जरूर, जो प्रोजेक्ट साइंस प्रोजेक्ट होता है ना, हम लोग स्कूल में भी वही चीज़ करते थे। तो ये है मीथेनोजेंस, जो कि कौन कर रहा था, वही आर्किया। ठीक है, आर्किया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मिलने के बाद ये चीज़ होता है। फिर वेटलैंड गट रूमिनेंट, जो आपके मीथेन जो प्रोड्यूस होते हैं ना, रूमिनेंट मतलब जो काव बुफालो वगैरह होते हैं, उनके इंटेस्टाइन में भी वो पाए जाते हैं, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उनमें काव डंग में रहता है वो सारी चीज़ें। मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस, कुछ ऐसा आर्किया होते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फिर होते हैं सल्फर मेटाबॉलिज्म्स, कुछ करते हैं H2S, सल्फ्यूरिक एसिडोफाइल्स होते हैं। कुछ हालोफाइल का मतलब होता है कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में जो बैक्टीरिया रहेंगे हम उसको कहेंगे। सो ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमोटोट्रॉफी बैक्टीरिया, फोटोट्रोट्रॉफी, केमो हेटेरोट्रॉफिक, मिथेनोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे आर्किया के न्यूट्रिशन जानने की क्या जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ते हैं या कार्बन सल्फर साइकिल वगैरह पढ़ते हैं, वहां से आर्की बैक्टीरिया की बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। एंड बायोगैस प्रोडक्शन, अभी मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम बायोगैस प्रोडक्शन करेंगे तभी भी आर्किया की यूज करेंगे। सर्वाइवल इन नीश अनसुटेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने की, है ना, क्षमता नहीं है, वहाँ पे भी होता है। आर्किया are unicellular prokaryotes and they produce asexually similar to bacteria. However, their reproduction, genetic exchange and cellular structure have some unique feature. ठीक है ना, उनमें यूनिक फीचर कुछ होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वो आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस वही मेथड होता है, एक होता है बाइनरी, बॉर्डिंग एंड फिशन होता है। बाइनरी का मतलब होता है कि दो, है ना, सबसे एक आर्किया है, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डबल कर लेगा, फिर वहीं से 2 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसी तरीके से होता है। फिर हम बॉर्डिंग एंड फ्रैगमेंटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। बॉर्डिंग में क्या होगा, मान लीजिए ये आर्किया है, इन एक आउटग्रोथ ऐसे निकलेगा, फिर वही आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, ये एक आर्किया बन जाएगा, ये भी एक आर्किया बन जाएगा। क्लियर हुआ? फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी की एक पार्ट टूट जाना, यहाँ से आउटग्रोथ निकला था बॉर्डिंग में, फ्रैगमेंटेशंस में ये पार्ट छोटा सा पार्ट अलग हो गया है, छोटा सा बड़ा सा पार्ट जो कमी था वो भी कंपेंसेट हो जाएगा, एंड छोटा सा सेट इतना ही हो जाएगा। ठीक है, उसको हम फ्रैगमेंटेशंस कहते हैं। तो इसी तरीके से उनमें रिप्रोडक्शंस होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा कि आर्किया किस तरीके से डिफर है। मेनली जो डिफरेंसेस है उनकी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ना, और भी एक लैडरन लिपिड। अब आगे जब गेट के लिए तैयारी करोगे तो वहाँ से भी आपको कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन ईथर एंड जो है ना पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एब्सेंट है, ये भी याद रखना है, ये लिंकेज वहाँ से MCQ बनेगा। ठीक है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है ना, लिखना है तो ऐसे ही लिखिए। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो एडस्टार्ट के साथ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो आप जुड़ सकते हो। एंड आज ही डाउनलोड कीजिए एडस्टार्ट ऐप, जहाँ पे आपको BSc सेमेस्टर कोर्सेज एंड MSc एंट्रेंस कोर्सेज मिलेगा। सो थैंक यू।